शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए अपने आप को आहूत किया था। उनको क्या सचमुच आज़ादी के बाद सम्मान दिया गया, इस देश में याद किया गया? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। उस महान क्रांतिकारी का जन्म पंजाब की भूमि में, पंजाब के संगरूर जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव सुनाम में हुआ था। बचपन बेहद गरीबी में गुजर रहा था। एक बेहद गरीब परिवार में उधम सिंह पैदा हुए थे। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके एक भाई थे जिसका नाम मुक्ता सिंह था। जब इनकी उम्र महज 2 साल की थी, इनकी माताजी इनको छोड़ करके चली गई और जब ये 8 साल के थे तब उधम सिंह के पिताजी का देहांत हो गया। अब दोनों भाई पूरे तरीके से अनाथ हो चुके थे और दोनों भाइयों को अमृतसर लाया गया और अमृतसर के खालसा अनाथालय में रखा गया। जब इनके बड़े भाई मुक्ता सिंह की उम्र 10 साल की थी, किसी बीमारी से उनका निधन हो गया और अब उधम सिंह अकेले पड़ गए, क्योंकि अनाथालय में ही उनका नाम बदल करके शेर सिंह से उधम सिंह कर दिया गया था। आगे के रिकॉर्ड में उनके पूरे जीवन में यही नाम प्रचलित रहा है। 1899 में पैदा होने वाले उधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उस समय मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और 1919 में इन्होंने अनाथालय छोड़ दिया था। उसके बाद ये सेवा कार्यों में पूरे तरीके से तल्लीन हो गए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी संलिप्त होने लगे थे। वो दिन था 9 अप्रैल 1919 का, जब अमृतसर में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी रामनवमी के उपलक्ष्य में, और उस शोभा यात्रा में काफी ज्यादा तादाद में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, क्योंकि 2 नेता थे उस समय जिनका बोलबाला था। एक नेता का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। उस समय उस शोभा यात्रा में उस समय के दौरान एक नारा बहुत ज्यादा प्रचलित था और वो नारा था, भारत माता के 2 ही लाल, सैफुद्दीन और सत्यपाल। हिंदू मुस्लिम एकता के गठजोड़ में इन 2 नेताओं का पंजाब में उस समय बहुत बड़ा योगदान था। एक व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, उनका नाम हंसराज था। ये हंसराज सैफुद्दीन और सत्यपाल के द्वारा बनाई गई सत्याग्रह नामक संस्था में संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम करते थे, लेकिन ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये तत्कालीन गवर्नर के पास गए और जाकर के इन्होंने मुखबरी की और उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में एकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सैफुद्दीन और सत्यपाल को अगर रोका नहीं गया तो ये दोनों फूल जिस तरीके से सुई और धागा मिलकर के एक माला के रूप में गूंथ देते हैं, उसी तरीके से लोग सामाजिक समरसता बढ़ा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर इनको नहीं रोका गया तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। माइकल ऑडवायर ने उस समय हंसराज से कहा कि हंसराज, तुम चिंता मत करो, तुम आने वाले समय में देखोगे कि इस माला को तो मैं इतनी जगह से इतने टुकड़े करके तोड़ूंगा कि हिंदुस्तान को इस माला को दोबारा से गूंथने में सदियां लग जाएंगी। और सचमुच एकता को डिवाइड एंड रूल के तरीके से अंग्रेजों ने जैसे तोड़ा था, आज तक हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद यही गद्दार हंसराज, क्योंकि हर समय जब भी भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, जब भी हम हारे हैं, जब भी हम पिछड़े हैं, बाहर वालों की वजह से नहीं, हमारे अपनों की गद्दारी की वजह से। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के साथ रहने वाले इसी हंसराज ने मुखबरी करके 10 मार्च 1919 को गिरफ्तारी करवाई सत्यपाल की और सैफुद्दीन किचलू की। और जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया तो भारी मात्रा में लोगों ने उसका विरोध किया। रोल्ट एक्ट के विरोध में भी आंदोलन चल रहा था, जगह जगह मुहिम चल रही थी और इसी रोल्ट एक्ट के कानून को आधार बनाकर के अंग्रेजों ने इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था।
ये रोलेट एक्ट का कानून क्या था? इसे काला कानून भी कहा गया और इस समय इस कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा था। ये एक ऐसा कानून था जो अंग्रेज लेकर के आए थे, यानी कि बिना वारंट दिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक कैद में रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। यानी कि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए रोलेट एक्ट नाम का एक कानून लाया गया था और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल किचलू भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब लोगों में खबर फैली कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो भारी मात्रा में चौकी के ऊपर लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत माता के 2 ही लाल, सैफुद्दीन और सत्यपाल। और लगातार ये मांग करते रहे लोग, हजारों की तादाद में वहां पर इकट्ठे होकर के, कि दोनों नेताओं को, अंग्रेजों को तत्काल प्रभाव के साथ में रिहा कर देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया उस घटना को देख करके और उन्होंने भीड़ के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। और जब भीड़ के ऊपर गोलियां चली तो अनियंत्रित भीड़ ने उसका रिप्लाई किया और उसमें 5 अंग्रेज मारे गए। और जब 5 अंग्रेज मारे गए तो उससे घटना और ज्यादा जो है बढ़ गई और मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती चली गई। अब उस समय के जो तत्कालीन वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडवायर, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि वो पंजाब के लिए जवाबदेह थे। और आगे की जो तारीख आती है वो आती है 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, यानी कि उस दिन मेला भरने वाला था। और ये क्रांतिकारियों ने घोषणा की थी कि जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन और सत्यपाल की रिहाई के लिए भी आंदोलन किया जाएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में भी नारे लगाए जाएंगे, सरकार को घुटनों पर लाने का प्रयास किया जाएगा और एक शांतिपूर्ण सभा का वहां पर आयोजन किया जाएगा। जलियांवाला बाग की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो उसमें 3.5 या 4 फीट का एक रास्ता है, जिस रास्ते से अंदर जाया जा सकता है या आया जा सकता है। आज भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग जलियांवाला बाग जाते हैं। मैंने भी वहां पर जाकर के उस पूरे की पूरी जलियांवाला बाग की स्थिति का अवलोकन किया है। बहुत संकीर्ण सा, संकुचित सा रास्ता अंदर जाने का है। काफी ज्यादा तादाद में, लगभग 15 से 20 हजार लोग वहां पर उपस्थित थे। वहां पर 3 प्रकार का क्राउड था। एक तो वो लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए उस बाग में इकट्ठे हुए थे। दूसरे वो लोग थे जो बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए, आसपास जो मेला चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन दोपहर को विश्राम करने के लिए बाग में चले गए थे। और तीसरे वो लोग थे जो वहां के स्थानीय लोग थे, जो घूमने के लिए, विश्राम करने के लिए और माहौल देखने के लिए बाग में चले जाया करते थे। यानी कि 15 से 20 हजार के करीब लोग उस समय जलियांवाला बाग में उपस्थित थे। छोटे छोटे बच्चे थे, काफी ज्यादा तादाद में महिलाएं थी। और माइकल ओडवायर ने उस समय आर्मी शासन लगाया और एक बेहद क्रूर जनरल, जिसका नाम जनरल डायर था, उसको कहा कि मुझे नहीं पता, पंजाब की स्थिति अनियंत्रित होती जा रही है, तुम्हें जो करना है करो, जितना अत्याचार करना है करो, लेकिन मुझे पंजाब की पूरे तरीके से स्थिति नियंत्रण में चाहिए, तुम यहां पर शांति स्थापित करो। और जनरल डायर को जब पता चला कि जलियांवाला बाग में काफी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं और वहां पर कोई अव्यवस्था पैदा हो सकती है, तो जनरल डायर भारी तादाद में अपने साथ ब्रिटिश सैनिक लेकर के जलियांवाला बाग की तरफ पहुंचा। और जलियांवाला बाग में पहुंच करके जनरल डायर ने जो संकुचित सा रास्ता था 4, 4.5, 5 फीट का, उस रास्ते के ऊपर तोप लगा दी ताकि इस रास्ते से निकल करके कोई व्यक्ति बाहर न भागने पाए, निकलने न पाए। और उसके बाद उसने फायर का आदेश दे दिया। जब बंदूकें तान ली गई थी तो लोगों ने सोचा कि ये धमकी देंगे, गोली नहीं चलाएंगे, बाग इनको खाली करवाना होगा, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से घेर करके निहत्थे लोगों को मारा जा सकता है। यानी कि अपने आप में इतिहास का ये सबसे बड़ा काला दिन था। और उस समय हंसराज उससे कुछ समय पहले तक ही भीड़ को इकट्ठा कर रहा था, भड़का रहा था, यह कह रहा था कि चिंता मत करो, अंग्रेज गोली चलाने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जनरल डायर के आदेश के ऊपर वहां पर गोलियां चलाई गई और 1650 राउंड गोलियां चली। और तकरीबन आप मान करके चलिए कि 1000 से ज्यादा लोग
उन गोलियों का शिकार होकर के वहीं पर दम तोड़ गए। किसी ने वहां पर बने हुए कुएं के अंदर कूद करके अपनी जान दे दी। कोई ये सोच रहा था कि वो दीवार के ऊपर चढ़ करके उस तरफ कूद जाएगा और अपनी जान बचा लेगा, लेकिन उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको गोलियों से छलनी किया गया, जिनको यह तक पता नहीं था कि स्वतंत्रता क्या है, आजादी क्या है, आंदोलन किस तरीके से करना होता है, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन बेकसूर बच्चों को भी मारा गया। उधम सिंह उस समय उसी जनसभा में पानी पिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन जब लगातार गोलियां चली तो उनको अपने सामने एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उधम सिंह उसकी तरफ दौड़े। वो छोटे बच्चे की तरफ झुके ही थे कि उसी समय भीड़ की भगदड़ की वजह से 3-4 लोग आकर के उनके ऊपर गिरे और गोलियां लगातार चल रही थी। 3-4 लोग ऊपर गिरने की वजह से वो दब करके बेहोश हो गए और गोलियां लगातार चलती रही। ये सौभाग्य था उधम सिंह का कि रात को तकरीबन 11 से 12 बजे जब उनकी आंखें खुली, उनको होश आया, तो उन्होंने वहां की दशा देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया था जलियांवाला बाग में, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था, और यह देख करके उधम सिंह की आंखों में खून उतर आया। उस 20 साल के नौजवान ने उस समय में उस जलियांवाला बाग की मिट्टी को उठा करके ये संकल्प लिया कि जिस तरीके से जिस भी व्यक्ति ने इस जलियांवाला बाग में ये कांड किया है, मेरे देश के लोगों को मारा है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि वह व्यक्ति आने वाले समय में दुनिया के चाहे किसी भी कोने में जाकर के क्यों न छुप जाए, मैं उसे ढूंढ करके मारूंगा और मेरे देशवासियों की इस मौत का बदला लूंगा। यह मेरा अटल सत्य है, अटल प्रण है, और मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा। आंखों में आंसू लेकर के इस देश के बेटे ने वो संकल्प लिया। सामान्य घर से निकलने वाले नौजवान अपने संकल्प के साथ में खुद को जिंदा रख रहा था, और बाद में उधम सिंह को कहीं से गदर पार्टी के बारे में पता चला और उधम सिंह बाद में गदर पार्टी से जुड़ गए। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। यह गदर पार्टी का जो संगठन था, यह उस समय काफी देशों में काम कर रहा था। देश में हथियारों की कमी थी, क्रांतिकारी लड़ नहीं पा रहे थे। गदर पार्टी का काम था कि बाहर से पैसे इकट्ठे करके, फंड जुटा करके, बंदूकें खरीद के भारत भेजना, क्रांतिकारियों की मदद करना, और इसी गदर पार्टी में शामिल होकर के 1924 में सरदार उधम सिंह अमेरिका चले गए और अमेरिका जाकर के उन्होंने फोर्ड कंपनी में काम किया, बढ़ाईगिरी का काम किया, पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से हथियार खरीदे। गदर पार्टी के नेताओं के साथ में मिलकर के किस तरीके से आगे देश को आजाद करवाया जा सकता है, उसकी भूमिका में उन्होंने काम किया। भगत सिंह के कहने पर सरदार उधम सिंह 1927 में वापिस हिंदुस्तान आए अपने 25 साथियों के साथ में, और वो भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और काफी ज्यादा तादाद में वो अपने साथ में हथियार इकट्ठे करके लाए थे। आप सोच करके देखिएगा, उस समय बाहर से जब भारत पूरे तरीके से अंग्रेजों का गुलाम था, हथियार लेकर के आना, हथियार इकट्ठा करना, अपनी मेहनत की कमाई से हथियार खरीदना कितना मुश्किल कार्य होता होगा, लेकिन उधम सिंह डिगे नहीं, भय उनके आसपास भी नहीं था, हथियार लेकर के आए। वो भगत सिंह से मिले, भगत सिंह को उन्होंने हथियार दिए और उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से काफी ज्यादा बंदूक मिले, उनके पास से ऐसी सामग्री मिली जिसको जब्त करना जरूरी था, अंग्रेजों के खिलाफत की सामग्री थी। 5 साल की सजा उस समय उधम सिंह को सुनाई गई और वो 1931 में जेल से 4 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। और जब वो जेल में थे तो उस समय की एक घटना है कि जेल में थे वो उस समय और जॉर्ज पंचम का जन्मदिन आने वाला था। जॉर्ज पंचम का जब जन्मदिन आया तो सभी कैदियों को बाहर निकाल लिया गया और उनको कहा गया कि आज जॉर्ज पंचम का जन्मदिन है, तुम उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करो और ये जो ब्रिटिश झंडा है उसके सामने सर झुकाओ। काफी ज्यादा तादाद में उस समय सिख नौजवान थे। उन्होंने कहा कि ये सिर तो केवल वाहिगुरु के सामने झुक सकता है, हम किसी झंडे और किसी अंग्रेज के सामने अपने सिर को झुकाने वाले नहीं हैं। उसके बाद एक एक करके अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उन नौजवानों को पीटना शुरू कर दिया गया। उन नौजवानों को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया।
उस समय एक सिपाही था, हिंदुस्तानी था, उसका मन पिघल गया। उसने पास आकर के कहा कि साहब जी क्यों मार रहे हो इनको, मारने से कुछ होने वाला नहीं है, आप इनको कोई और सजा दो। तो उसके बाद अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि ठीक है, आज इनको खाना नहीं देना है और इनको धूप में खड़ा रखो। बाद में जब शाम के समय में यही सिपाही उधम सिंह के पास में खाना लेकर के पहुंचा तो एक रोटी अतिरिक्त रख दी। जब एक रोटी अतिरिक्त रख दी तो उधम सिंह ने पूछा कि ब्रिटिश सरकार मेहरबान क्यों हो रही है, क्या जॉर्ज पंचम 5वीं शादी करने जा रहे हैं? वो ठाका मार करके ऐसे, आज एक अतिरिक्त रोटी क्यों दी जा रही है? तो उसके बाद उस सिपाही ने कहा कि आज कुछ नौजवानों ने जॉर्ज पंचम के सम्मान में सर झुकाने से मना कर दिया था, उनका खाना बंद कर दिया गया है, इसलिए एक रोटी बाकी कैदियों को फालतू दी जा रही है। और जब ये कहा तो थाली को उठा करके फेंक दिया उधम सिंह ने और कहा कि लानत है हम जैसे लोगों पर, हमसे छोटी आयु के क्रांतिकारी भूखे हैं और हम इस समय खाना खाएंगे। हम खाना खाने वाले नहीं हैं जब तक उन छोटे क्रांतिकारियों को खाना नहीं दिया जाएगा। और एक विद्रोह पूरे के पूरे जेल में भूख हड़ताल का उन्होंने पैदा कर दिया उस समय में। और जब अधिकारी ने पूछा कि ये किसकी तरफ से शुरुआत की गई है तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन किसी ने मुखबरी की कि शुरुआत ये उधम सिंह ने की थी। उसके बाद कहा कि इस उधम सिंह को जबरदस्ती खाना खिलाओ और उसके बाद उधम सिंह को इस तरीके से लटका दिया गया और लटका करके उनको कोड़े मारे गए, जबरदस्ती उनके पेट में लात मारी गई, उनको झुकाने की कोशिश की गई, जबरदस्ती उनके मुंह में खाना ठूसने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरे तरीके से टूटे नहीं। भगत सिंह कुछ समय के बाद 3 दिन बाद जेल में आए और जब भगत सिंह मुस्कुराते हुए जेल में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय एक नौजवान क्रांतिकारी ने अपनी बैरक से हाथ बाहर निकाल करके भगत सिंह का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहते हैं कि भगत सिंह तुम्हें पता है सरदार उधम सिंह 3 दिन से भूखे हैं, बेहोश पड़े हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, उन्हें कुछ हो गया तो। भगत सिंह ठाका मार करके हंसे और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, उधम सिंह शेर है और शेर सोया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि शेर मिट गया है या मर गया है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही ये शेर जागेगा दोबारा से दहाड़ना शुरू कर देगा। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि उधम सिंह रिहा हो गए थे 1931 में, लेकिन उसके बाद अंग्रेज उनके ऊपर बहुत कड़ी नजर रख रहे थे और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं वो अपना लक्ष्य, अपना संकल्प जो उन्होंने जलियांवाला बाग में लिया था वो जिंदा था, उनको वो ध्यान में था और वो कश्मीर आ गए और कश्मीर से उसके बाद वो जर्मनी के रास्ते इंग्लैंड चले गए। 1934 में उनका इंग्लैंड जाने का वर्णन मिलता है। इंग्लैंड जाकर के उन्होंने वहां की स्थिति का अध्ययन किया, वहां पर उन्होंने कुछ मित्र बनाए। मित्र बनाने के बाद उनमें से किसी एक मित्र से उन्होंने पूछा कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जनरल डायर का क्या हुआ? तो उसके मित्र ने कहा कि जनरल डायर तो 1927 में ही मर गया था, उसको जो है पूरे तरीके से लकवा हो गया था, शरीर उसका काम करना बंद कर गया था, ब्रेन हेमरेज की समस्या उसे हो गई थी और तड़फ तड़फ करके बहुत बुरी मौत जनरल डायर मरा। और जब ये बात सुनी तो उधम सिंह को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वो जानते थे कि माइकल ओडवायर जिन्होंने ये सारे के सारा षड्यंत्र रचा था, योजना बनाई थी, जो गवर्नर था वो अभी जिंदा है, मास्टरमाइंड वही था। उधम सिंह ने उसी को मारने का संकल्प लिया था और उधम सिंह ये प्रयास करते रहे कि किस तरीके से वो माइकल ओडवायर के पास में पहुंचे। और इसी प्रयास के अंतर्गत उन्होंने अपने एक मित्र के सामने ये जिक्र किया था कि मैं यहां पर एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया हूं और वो मेरा संकल्प है, तुम देखना अभी मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करूंगा। इसी की तलाश में वो लगातार लगे रहे। उन्होंने बढ़ईगिरी का काम किया, छोटे मोटे काम करके पैसे इकट्ठे किए। उन पैसों को इकट्ठा करके उधम सिंह ने एक पिस्तौल खरीदी और उस पिस्तौल को वो हमेशा अपने पास रखते थे। उनके पास में वो पूरे तरीके से रेकी कर रहे थे माइकल ओडवायर की, लेकिन कई बार मौके ऐसे आए कि वो चाहते तो माइकल ओडवायर को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरीके से अकेले में सड़क पर 2-4 लोगों के बीच में माइकल ओडवायर को नहीं मारूंगा। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में भरी सभा में मेरे देश के लोगों को इकट्ठा करके घेर करके अंग्रेजों ने मारा था, उसी तरीके से भरी सभा में एक दिन में इस माइकल ओडवायर को मारूंगा। और यह संकल्प उनका दृढ़ था, इसलिए चाहकर के भी, मौका होते हुए भी कई बार उन्होंने माइकल ओडवायर को नहीं मारा। वो इंडिया हाउस जिसकी स्थापना
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, उस इंडिया हाउस में बैठे हुए थे। और इंडिया हाउस में बैठे हुए थे, ये बात है उस समय की 4 मार्च 1940 की ये बात है। इंडिया हाउस में बैठे हुए थे और उन्होंने सामने एक पत्र देखा। बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर एक पर्चा लगा हुआ था और उस पर्चे के ऊपर लिखा हुआ था कि माइकल ओडवायर 13 मार्च 1940 को 3 बजे शाम को एक हॉल में लेक्चर देने वाले हैं और वहां पर उनका सम्मान किया जाने वाला है। यह पत्र उन्होंने देखा और जैसे ही यह पत्र उन्होंने देखा, वो वहां गए, उस पत्र को उखाड़ा, वहां से उखाड़ करके अपनी जेब में डाल लिया। इनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई और इस मुस्कुराहट के साथ में वो उस हॉल से बाहर निकल करके, यानी कि जहां बैठे हुए थे इंडिया हाउस में, वहां से निकल करके बाहर आ गए और उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया 13 मार्च 3 बजे कैक्सटन हॉल, क्योंकि कैक्सटन हॉल में यह सभा आयोजित की जाने वाली थी। 12 मार्च 1919 को सरदार उधम सिंह ने पंजाब रेस्टोरेंट नामक जगह पर लंदन में अपने कुछ मित्रों को पंजाबी खाने के ऊपर बुलाया। उनको पंजाबी खाना खिलाया। खिलाने के बाद उनको लड्डू परोसे गए और जब सब चलने लग गए तो उधम सिंह ने कहा कि कल लंदन में चमत्कार होने वाला है और कल एक ऐसा काम होने वाला है कि तुम देखना, अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिलने वाली है, अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलने वाली है। और वो मुस्कुराए। आप सोच करके देखिएगा कि उनको कितना कॉन्फिडेंस अपने काम के ऊपर रहा होगा। जो व्यक्ति कल माइकल ओडवायर को मारने जा रहा है 13 मार्च 1919 को, वो 12 मार्च को एक भोज का आयोजन कर रहा है, अपने मित्रों के साथ में बात कर रहा है, उसके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता के भाव है, उसका कॉन्फिडेंस अपने चरम के ऊपर है और वो जाते हुए अपने मित्रों से कह रहा है कल देखना एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप सोच करके देखिएगा कि वो कितने ज्यादा आश्वस्त रहे होंगे अपने सपने को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के। उन्हें तनिक मात्र भी संदेह नहीं था कि वो कल सफल होने वाले हैं। अगला दिन था 13 मार्च 1919 का। 3 बजे के आसपास कैक्सटन हॉल की सारी कुर्सियां भर गई थी और उधम सिंह ने उससे पहले अपने आप को तैयार किया। उन्होंने बढ़िया सूट पहना, टाई लगाई और एक ओवरकोट ले लिया, हैट लगाई। वो ऐसे लग रहे थे जैसे ब्रिटिश, जैसे कोई पढ़े लिखे हिंदुस्तानी हो। और उन्होंने एक बहुत मोटी सी पुस्तक अपने हाथ में ले ली और उस मोटी सी पुस्तक को उधम सिंह ने इतने सलीके से निशान लगा करके काटा था ताकि जो पिस्तौल उनके पास में थी वो पूरे तरीके से उस पुस्तक में समा जाए। उसको फिट किया, करने के बाद ओवरकोट के नीचे लिया और ओवरकोट के नीचे लेकर के कैक्सटन हॉल की तरफ बढ़े। कैक्सटन हॉल के गेट के ऊपर पहुंचे, उनसे उनकी तलाशी ली गई और वो उनसे हंसी मजाक करने लगे। जो द्वार पर सिक्योरिटी के लोग तलाशी ले रहे थे और उसके बाद हंसी मजाक करते हुए उन्होंने पूछा कि ये पुस्तक क्या है। उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारे यहां पर मोटी मोटी रोमांटिक कहानियों की पुस्तकें होती हैं, ये मेरे देश के 2 प्रेमियों की एक रोमांटिक कहानी है। अधिकारी ने उसको पलटा, 1-2 पेज पलटे और उसके बाद वो पुस्तक पकड़ा दी। उस पुस्तक को लेकर के कैक्सटन हॉल में प्रवेश कर गए और आगे वाले हिस्से में जाकर के बैठे। और उन्होंने उसके बाद जब माइकल ओडवायर ने बोलना शुरू किया, उस समय उस माइकल ओडवायर ने कहा कि देखिए, आज जो समस्या दक्षिण अफ्रीका में चल रही है, अंग्रेजों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है, हमारे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि स्थिति को उसी तरीके से कंट्रोल करने की आवश्यकता है जिस तरीके से मैंने भारत के पंजाब के जलियांवाला बाग में नियंत्रित किया था। मैंने हिंदुस्तानी कुत्तों को उनकी औकात दिखा दी थी और उनको नियंत्रण में किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मैं 70 साल का हो गया हूं, लेकिन अब भी मेरे में इतनी हिम्मत बाकी बची हुई है। अगर बाकी अंग्रेज ऑफिसर से अफ्रीका नियंत्रण में नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मुझे अब भी अगर इजाजत दी जाए तो मैं उसी तरीके से जैसे मैंने पंजाब को नियंत्रित किया था, मैं इस समय अफ्रीका में जाकर के स्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं। यह कहकर के अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आते हैं माइकल ओडवायर। उधम सिंह अपनी कुर्सी से उठे, उठने के बाद आगे बढ़े और आगे बढ़कर के माइकल ओडवायर के पास आकर के उन्होंने चिल्ला करके कहा कि नहीं माइकल ओडवायर, इस इतिहास को तुम दोबारा नहीं दोहरा पाओगे। और यह कहकर के गोली उन्होंने चला दी। वो गोली माइकल ओडवायर की पसली को
भेदते हुए, उसको तोड़ते हुए, चकनाचूर करते हुए उनके दिल के दाएं हिस्से से पार निकल गई और उसके बाद दूसरी गोली चलाई जो उनके पीठ में लगी। माइकल ओडवायर वहीं ढेर हो गए और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उनके जो 3 और साथी थे उनके ऊपर भी गोली चलाई उधम सिंह ने, लेकिन वो तीनों बच गए और उसके बाद उधम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी, अपने आप को गिरफ्तार करवाया। वो वहां से भागे नहीं, निकल करके पीठ दिखा करके नहीं भागे। और जब उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह। यानी कि उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि जो फूट डालो एंड राज करो की नीति अपना करके तुमने मेरे देश को तोड़ा है, मेरे नाम में राम भी है, मोहम्मद भी है, सिंह भी है, ये मेरा पूरे का पूरा नाम है। और ये नाम उन्होंने अपना उस समय में बताया था। जब 13 मार्च 1919 की माइकल ओडवायर को हत्या कर दी गई तो 14 मार्च को पूरे के पूरे इंग्लैंड में दहशत का माहौल था। अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या थी कि हम अपने देश में, अपने शहर में अपने बड़े अधिकारियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे मुंह के ऊपर कालिक पुतने जैसा है, ये हमारे मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा है। अंग्रेजों के उस समय के इंग्लैंड के जितने भी बड़े समाचार पत्र थे उन सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ में इस खबर को स्थान दिया। यह खबर हिंदुस्तान में 14 मार्च 1919 को दैनिक ट्रिब्यून में छपी और ये पंजाब में पहुंची। और पंजाब में जो परिवार पीड़ित थे जलियांवाला बाग कांड के, वो रोए इस खुशी में और रो रो करके उन लोगों ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए और वो उस मां को नमन कर रहे थे, उस मां को अपने भाव प्रकट कर रहे थे जिसने उधम सिंह जैसा लाल पैदा किया, जिन्होंने उनके परिवार के लोगों की मौत का बदला लंदन में जाकर के लिया था। यानी कि उस समय पंजाब के जलियांवाला बाग के जो पीड़ित लोग थे उनकी खुशी के ठिकाने का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देश में उत्सव जैसा माहौल बन गया था। खबर को काफी ज्यादा दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये खबर पूरे तरीके से आग की तरह देश में फैल गई और उधम सिंह जिंदाबाद, उधम सिंह जिंदाबाद के नारे पूरे देश में लगने लग गए। पंजाब को अपने वीर सपूत के ऊपर बहुत ज्यादा फक्र महसूस हो रहा था क्योंकि जलियांवाला बाग का बदला लेने में उधम सिंह कामयाब हो गए थे। पूरे के पूरे विश्व में इस घटना के ऊपर प्रतिक्रिया हो रही थी। जर्मनी के उस समय के अखबारों ने लिखा कि उधम सिंह ने अत्यंत साहसपूर्ण कार्य किया है और भारत ने अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध करवट लेनी शुरू कर दी है। सही मायने में उधम सिंह एक सच्चा क्रांतिकारी है, ये जर्मनी के अखबारों ने लिखा। भारत में महात्मा गांधी ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को उधम सिंह का पागलपन करार दिया और महात्मा गांधी ने कहा कि यह पागल व्यक्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार के हिंसा के कार्य राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे तरीके से प्रभावित करते हैं। उस समय एकमात्र अगर सर्वमान्य नेता या उस समय के सबसे बड़े नेताओं में अगर कोई एक नेता थे जिन्होंने इस घटनाक्रम की तारीफ की थी, इसकी प्रशंसा की थी, तो उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उधम सिंह ने अत्यंत साहसिक कार्य किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है और उनका एक कार्य निश्चित रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही। उन्होंने कहा कि इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है और निश्चित रूप से कार्य कोई छोटा कार्य नहीं था। उसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह खान है। मेरा उद्देश्य भारत में जो फूट डालने का तुम्हारा कार्य है उसको भी चोट पहुंचाना है। यानी कि उन्होंने जो अपना नाम बताया था उसमें एक यूनिटी दिखाने की कोशिश थी। यानी कि आप देखिएगा कि राम मेरा नाम है जो हिंदू वर्ग को संबोधित करता है, मोहम्मद मुसलमान को, सिंह सिखों को, यानी कि वो यूनिटी की बात करके गए कि हम सब मिलकर के एक होकर के ही इन अंग्रेजों को लात मार करके इस देश से खदेड़ सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, तोड़ने की कोशिश की गई, उनके नाखून उनके शरीर से अलग कर दिए गए और उनको प्रताड़ित करके इतना ज्यादा मारा गया और बार बार एक ही बात बोली गई कि तुम स्वीकार करो कि तुम पागल हो और पागलपन के कारण तुमने ये हरकत की है। उसके बाद उधम सिंह चिल्ला करके इस बात को कहते हैं कि नहीं, मैं पागल नहीं हूं। 21 साल से उन लोगों की
चीख की गूंजे मेरे कानों में गूंज रही हैं। 21 साल से मैं सो नहीं पाया हूं ढंग से। जलियांवाला बाग कांड के दौरान उन रोते हुए लोगों के चेहरे अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। मैं पागल नहीं हूं, यह कार्य मैंने सोच समझ करके किया है और माइकल ओडवायर को मौत मिलनी चाहिए थी, वो उसका अधिकारी था। उधम सिंह की आंखों के ऊपर टेप लगा दी गई, उनकी जो पलकें हैं, एक पलक को ऊपर करके ऊपर चिपका दिया गया, दूसरी को नीचे चिपका दिया गया। इसी तरीके से उनकी दोनों आंखों के साथ में किया गया। उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, पागल सिद्ध करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उधम सिंह टूटे नहीं, अंग्रेजों के सामने बिखरे नहीं, बहुत मजबूती के साथ में डटे रहे और लगातार मुस्कुराते रहे। उसके बाद एक दिन उनके कुछ मित्र उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो उधम सिंह, तुम्हें बचा लिया जाएगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। हमने एक बहुत बड़े वकील की व्यवस्था की है, बहुत मजबूती के साथ में वो कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ेगा। वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वकील है, उसका नाम वीके कृष्णन मेनन है। ये वही वीके कृष्णन मेनन थे जो आगे जाकर के नेहरू के पॉलिटिकल एडवाइजर बने। और जब ये कहा तो उसके बाद उधम सिंह ने कहा कि देखो, मैंने माइकल ओडवायर को मारा है, इसके साक्ष्य मौजूद हैं और ये मैं भी स्वीकार करने वाला हूं कि मैंने मारा है, तो मुझे किस तरीके से तुम्हारे वकील साहब बचा लेंगे, वो ऐसा क्या चमत्कार करेंगे। जब ये बात कही तो उनके मित्रों ने कहा कि वो सिद्ध करेंगे कि तुम पागल हो और तुमने पागलपन के कारण ये कार्य किया है, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और तुमने आवेश में आकर के कार्य कर दिया। तो उसके बाद ठाका मार करके हंसते हैं उधम सिंह और वो कहते हैं कि भारत का एलिट क्लास और अंग्रेज मुझे पागल सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मैंने उन लोगों का बदला लिया है जिन लोगों को मेरी सरजमी के ऊपर मारा गया था और वो अपनी बात के ऊपर डटे रहे। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में ये स्वीकार कतई नहीं करने वाला हूं कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब कोर्ट में पेश किया गया उधम सिंह को, तो जज ने उनसे पहला सवाल किया कि उधम सिंह एक बात बताओ, गोली चलाने के बाद, माइकल ओडवायर की हत्या करने के बाद अगर तुम चाहते तो तुम वहां से भाग सकते थे, तुम वहीं पर डटे क्यों रहे, बने क्यों रहे, तुम भागे क्यों नहीं। तो ठाका मार करके हंसते हुए उधम सिंह ने कहा कि मैं जिस माटी में पैदा हुआ हूं, उस माटी में पैदा होने वाले नौजवानों को पीठ दिखा करके भागने की शिक्षा नहीं दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कि दिलेरी के साथ में लड़ते हुए अगर अपनी छाती में गोली खानी पड़े तो खा लेना, लेकिन कभी पीठ दिखा करके नहीं भागना। मैं उस मिट्टी से आया हूं, तो पीठ दिखा करके कैसे भाग सकता था। मुझे गिरफ्तार होना ही ठीक लगा और मुझे होना भी था, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसके बाद जज ने दूसरा सवाल उधम सिंह से किया कि उधम सिंह एक बात बताओ, कहीं तुमने ये हरकत पागलपन में तो नहीं की है, तुम्हारी मानसिक स्थिति तो ठीक है। और जब ये कहा तो उधम सिंह चिल्ला करके बोले कि आपका सारे का सारा सिस्टम ये साबित करने पर लगा हुआ है कि मैं पागल हूं, जबकि मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि आपके सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। आपके सिस्टम को ये बात हजम नहीं हो रही है कि मैंने आपके घर में घुस करके उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जिस व्यक्ति ने मेरे घर में घुस करके जलियांवाला बाग में मासूम लोगों को मारा था। लेकिन ये कार्य मैंने किया है और पूरे फक्र के साथ में किया है और अपने पूरे होशो हवास में किया है और मैं पागल कतई नहीं हूं। उसके बाद जज उधम सिंह से कहते हैं कि उधम सिंह एक बात बताओ कि तुम्हें कानून के अनुसार सजा क्यों न दी जाए, तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो उसके बाद चिल्ला करके उधम सिंह कहते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मेरा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को मैं पूर्ण कर चुका हूं और जब मेरे को फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा तो उसके बाद आप देखना हिंदुस्तान में हजारों लाखों की तादाद में लोग, नौजवान लोग सड़क पर उतरेंगे और वो तुम अंग्रेजी कुत्तों को भगा भगा करके मार करके मेरे देश से खदेड़ने का कार्य करेंगे। और मैंने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि माइकल ओडवायर मेरे देश के लोगों के हौसलों को कुचलना चाहता था, लेकिन मैंने उसी माइकल ओडवायर को पूरे तरीके से कुचल दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। उसके बाद जज कहते हैं कि तुमने कत्ल किया है उधम सिंह
और तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तो उद्धम सिंह कहते हैं कि आप किस इंसाफ की, किस न्याय की बात करते हैं? आपको न्याय और इंसाफ की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले तुम लोग, उस समय तुम्हारा ह्यूमन राइट कहां गया था जब जलियांवाला बाग में घेर करके सामूहिक तौर पर छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था? क्या आज तक आपकी सरकार उन बच्चों को, जलियांवाला बाग के पीड़ितों को न्याय दे पाई है? नहीं दे पाई। आपको न्याय की बात करने का अधिकार नहीं है। आप न्याय की बात करने का अधिकार उसी समय खो चुके हैं। आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है, मुझे कतई भय नहीं है, और मैं बहुत हंसते हंसते खुशी के साथ में फांसी के फंदे को चूमने वाला हूं। 31 जुलाई 1940 को सुबह 9 बजे पेंटनविले लंदन की जेल में उद्धम सिंह को फांसी दी गई। उनको अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा की कब्र के पास में दफनाया गया, जिनको 31 जुलाई 1940 को सुबह 9 बजे सरदार उद्धम सिंह को फांसी दी गई और उनको मदन लाल धिंगड़ा के पास में दफनाया गया, जिनको 1909 में फांसी की सजा दी गई थी। प्रोफेसर चमनलाल जो इतिहासकार है, वो कहते हैं कि उद्धम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और भगत सिंह की कई बातों का अनुसरण किया करते थे। और वो कहते हैं कि जब कोर्ट में अपनी बात रखने की उनकी की पूरी शैली का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भगत सिंह के कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत करने की शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसी शैली में उन्होंने अंग्रेजों को धिक्कारते हुए उनके जजों की आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात की और उनके कृत्य के लिए उनको धकारा। पूरे तरीके से उद्धम सिंह भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने का कार्य कर रहे थे। यह बात प्रोफेसर चमनलाल कहते हैं। 19 जुलाई 1974 को उद्धम सिंह का पार्थिव शरीर चार्टर्ड विमान के द्वारा लंदन से भारत लाया गया। ऐसा कहते हैं कि जब भारत में उनका चार्टर्ड विमान उतरा तो उसके लैंड करने की आवाज से 2 से 3 गुना ज्यादा वहां पर उपस्थित लोगों की आवाज थी और वो उद्धम सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उद्धम सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। ये देश एक महान क्रांतिकारी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को इस देश के उसी हिस्से में लेकर के जाया गया जहां पर उनका जन्म हुआ था, यानी कि संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में। और वहां पर पंडित भगवत दयाल शर्मा की उपस्थिति में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उनको मुखाग्नि दी और उनका उन्हीं के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले जिस जिस जगह से उनकी वो अंतिम यात्रा निकली, ऐसा कहा जाता है कि हजारों की तादाद में लोगों ने उपस्थित होकर के इस महान क्रांतिकारी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उद्धम सिंह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उद्धम सिंह ने जो कार्य किया वो कोई सामान्य कार्य नहीं था। एक संकल्प लेकर के चलना, एक विचार लेकर के चलना, एक बदले के भाव को लेकर के चलना। किसी अंग्रेज विद्वान का कथन है कि जो बदले का खाना है या बदले का जो स्वादिष्ट पकवान है, उस पकवान को जितना ठंडा करके खाओ उतना ज्यादा मजा आता है, उतना ज्यादा अच्छा लगता है। 21 साल तक उन्होंने उस दिन का इंतजार किया और बदला लिया, वो संकल्प पूरा किया। उद्धम सिंह अक्सर ये कहा करते थे कि मैं सामान्य से गरीब घर में पैदा हुआ एक ऐसा इंसान हूं जिसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस देश के सामाजिक सेवा के द्वारा अनाथालय में रह करके मैं पढ़ा हूं, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। इस देश ने मुझे संस्कार दिए, जीवन दिया। इस देश को देने के लिए इस शरीर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बार बार कहा करते थे, भावुक हो जाया करते थे। और अंत में उद्धम सिंह ने अपना ये शरीर इस देश के लिए दे दिया और इस शरीर देश के लिए देते हुए वो बड़े गौरवान्वित थे, फक्र महसूस कर रहे थे कि उनका जो शरीर था, उनके जो विचार थे, उनका जो संघर्ष था, उनका जो बदला था, वो इस देश के काम आ रहा था। सरदार उद्धम सिंह को शत शत नमन। उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनको सादर प्रणाम। ऐसे वीरों की वजह से हमारा आज
विद्यमान है, वरना हम आज तक भी गुलाम हो सकते थे, क्योंकि इस देश को आजादी उधम सिंह जैसे वीर नौजवानों के बड़े संकल्पों की वजह से मिली है। उधम सिंह अपने लक्ष्य में, अपने संकल्प में कामयाब हुए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी कहानी जिससे यह देश हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।